हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। यहाँ पढ़ाई होगी सिंपल और समझना होगा इजी और रिजल्ट आएगा टॉपर्स वाली स्पीड से। अगर आप भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं समझना चाहते हैं और पढ़ाई को बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। टॉपर्स पाठशाला आपके लिए लेकर आया है बड़ी बेहतरीन क्लास और बड़े बेहतरीन टॉपिक। फिजिक्स का चैप्टर 1 जो प्रकाश का परिवर्तन है, मेरा सबसे फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होना चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेवरेट हो जाएगा, है ना। आपका जोश मीटर, आपकी एनर्जी और आपकी मोटिवेशन बिल्कुल हाई रखूं क्योंकि मैं बिल्कुल एनर्जी के साथ आया हूं। आज फर्स्ट इफ्तारी करके आया हूं, बिल्कुल खा पी के आया हूं। आप भी खा पी के करके बैठिए, है ना। बिल्कुल थकना नहीं है, भूखा पैसा नहीं करना है, खा पी के बिल्कुल मजेदार तरीके से बढ़िए, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है। प्रकाश का परिवर्तन ये आया कहां से, किस चैप्टर से लेकर आए हैं। देखिए आपके क्लास 10 है, आप सब भूल गए होंगे आप किस क्लास में पढ़ते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दो भाई, है ना। आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्लास 10th के एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, शायद आपको याद होगा। फिजिक्स क्या भाई साहब, फिजिक्स। फिजिक्स के चैप्टर 1 में प्रकाश के परिवर्तन होता है। बस हम वही चैप्टर को लेकर आए हैं, ज्यादा कोई बाहर से नहीं आया है ना, बिहार बोर्ड का ही है। तो ये प्रकाश के परिवर्तन है। चलिए इसको पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने तुमको मारा है, तुमने मार खाया है। अब आते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या है। अब प्रकाश का परिवर्तन, सबसे पहली बात, प्रकाश का परिवर्तन किस में होता है भाई, दर्पण में होता है। इसी तरीके से तुमको समझाने के लिए हमने सबसे पहले घर पे दर्पण के सामने खड़ा हुआ, फिर उसमें फोटो लेके आ गया बिल्कुल तुम्हारे सामने, ठीक है। ये जो भाई साहब है ये दर्पण के आगे खड़ा है। किसके आगे खड़ा है, दर्पण के आगे खड़ा है। अब दर्पण में इसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। किस क्या बना है, वो ईट है ना। दर्पण के आगे जो खड़े हैं इसके पीछे क्या बना है, इसका प्रतिबिंब बना है। यही प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज के आगे खड़े होते हैं उसका अगर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। हम आपको देख पा रहे हैं, नहीं 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 हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, ये क्या है, प्रकाश के परिवर्तन है। आप मेरे वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को देखूंगा, ये भी क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है। तो चलिए बड़े उम्मीद के साथ आपको पढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है क्योंकि अगली बार जब आपका वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और लास्ट में भाई साहब लाइक करना नहीं भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे शुरू करते हैं, जोश मीटर, है ना। चैप्टर के शुरू से पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमारी इतनी पावरफुल होना चाहिए कि आखिर तक हमारा एनर्जी बना रहे, है ना। तो हमारा जोश मीटर बिल्कुल हाई होना चाहिए। हाई लेवल क्या, अल्ट्रा लेवल का रखो ना, कौन मना करता है तुमको, है ना। चलिए जोश मीटर। अब जोश मीटर में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता देते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, पढ़ाएंगे इसको। गोलाकार दर्पण, चिन्ह परिपाटी, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और अनुप्रयोग, यानी इसका प्रयोग किसमें होता है, इसका उपयोग किसमें होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब आते हैं भाई प्रकाश के परावर्तन। किसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। किसका परावर्तन होगा, मेरा परावर्तन तो नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा ना। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो सबसे पहली बात हमें प्रकाश के बारे में मालूम होना चाहिए कि प्रकाश है क्या, ये कहां से आया है। अब प्रकाश के बारे में सबसे पहले जान लेंगे, फिर उसका परिवर्तन करेंगे, है ना, परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश भाई साहब है कौन, तुम कौन हो तुम, मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है। चलो ठीक, प्रकाश क्या है सबसे पहले इसको जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ए भाई साहब, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे चारों ओर में जो वस्तु है ना उसको देखने में सक्षम बनाता है। अगर हम आज हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, किसके कारण देख पा रहे हैं, प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं, है ना। तो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। आप लोग तो जानते हैं दूसरे वस्तु को हम प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। किसकी वजह से देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। एक मजेदार बात है ना, वैसे कहावत में तो बहुत सारा बात होता है लेकिन एक मजेदार बात है तो बिल्कुल हमको बहुत मजा आता है, ठीक है, बात पढ़ने में। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश जो है खुद दिखाई नहीं देता है, ध्यान रहे हो। प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोग जो शादी ब्याह में वो जो बल्ब लगाते हैं ना बिल्कुल रंग बिरंगा, तो वो प्रकाश नहीं है, उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। प्रकाश की वजह से हम दूसरी चीज को देख पा रहे हैं। नहीं तुम समझा रहे। अब इस तरह अब प्रकाश तरंगों की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वह गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की गति जो रहता है 3 गुना 8 के पावर 10 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। प्रकाश की तरंगों की गति उसके माध्यम पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश जिस माध्यम पर चलेगा उसकी गति उतना बढ़ेगा।
है ना। अब जैसे देखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन में कई बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। वो किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। मेरा कमी ठीक है ना, बिगड़ेगा तो बताना, ठीक है, ठीक। अब आते हैं, जैसे उसका माध्यम पे निर्भर करता है। अब अगर मान लीजिए कि प्रकाश का मूड खराब हो गया, वो कहेगा नहीं भाई हम निर्वात में नहीं चलेंगे, किस में चलेंगे, हम कांच में चलेंगे। तो कांच में क्या उसकी चाल बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। फिर बोलेगा नहीं हम पानी में चलेंगे, क्या होगा, उसकी चाल बराबर होगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। तो उसकी चाल अलग होगा, है ना। कांच में प्रकाश जाएगा, उसकी चाल अलग होगा। निर्वात में प्रकाश जाएगा, उसका चाल क्या होगा? अलग होगा, है ना। प्रकाश का ऋतु रेखीय संचारण। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश कैसा जाता है? सीधा जाता है। प्रकाश सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। किस कैसा होता है? सीधा होता है, बिल्कुल मेरी तरह सीधा होता है ना, जैसा आपको पढ़ा रहे हैं। प्रकाश बिल्कुल सीधा जाता है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश किरण पुंज, वह सीधी रेखा जिसके साथ प्रकाश चलता है और प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश पुंज कहते हैं। एक रेखा जा रहा है, अब अगर कोई सिर्फ एक रेखा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? किरण कहते हैं। लेकिन अगर प्रकाश की समूह एक साथ जा रहा है उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। एक किरण जा रहा है तो उसे किरण कहेंगे। अब अगर कोई एक साथ जा रहा है उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज भाई साहब, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। भाई साहब चैप्टर के बारे में तुमने सबसे पहले बहुत बता दिया, लेकिन चैप्टर के बारे में जो प्रकाश का परावर्तन उसके बारे में इतना लास्ट में बता रहे हो। भाई साहब जो इंपोर्टेंट होता है ना वो हमेशा लास्ट में होता है ना, इसलिए इसको हम बीच में रखे हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है और ये टॉपिक आपके एग्जाम का सबसे मेन थीम है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई साहब? ये प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मजेदार तरीके से समझते हैं। अब बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर, किसी वस्तु की सतह से टकराकर, है ना, लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब भी किसी प्रकाश की किरणें, जैसे वो बल्ब है, वो हमसे टकराया, हम क्या एक वस्तु है, फिर आपकी तरफ गया, वो क्या है? वो क्या है? ऐसा करके गया, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से आया, यहां पे गया, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या समझे? समझ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी जो टॉपिक है, लगने लगता है ना। जो किरणें बाबू आ रहा है, जो किरणें किसी भी सतह से आ रहा है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लो ये वाला किरण यहां से आया, आया आया आया, और ये वाला किरण यहां से गया, गया, बाय बाय टाटा गुड बाय। ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो भी प्रकाश की किरणें, अब यहाँ पे देखिए आपतित किरण का डेफिनेशन में लिखा हुआ आपके लिए, जो प्रकाश की किरण सतह पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो सतह पर गिरती है बाबू उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण गिरने के बाद अपनी पथ पर वापस लौट जाती हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर सतह पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब जैसे ये आपतन बिंदु है, ये वाला बिंदु है, कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। ये कौन सा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। इसी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल कहते हैं, इसमें नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इतना सा बात है बस, बस इतना सा बात है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सज रहा है। क्यों सज रहा है? आपको यहाँ पे जो वीडियो बना के दिखा रहे हैं इससे पहले ये सज के आया है भाई साहब, ऐसे नहीं आता है ये सज रहा है। किसके सामने सज रहा है? दर्पण के सामने सज रहा है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते नहीं, हटाते हैं। अच्छा वो वाला फोटो यहाँ पे भी डाल दिया है, बड़ा होशियार है, ठीक। यहाँ पे देखिए अब प्रकाश के परावर्तन कैसे होगा, यहाँ पे समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे साइड में क्या है? लाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब की रोशनी चेहरे पे पड़ा, फिर यहाँ पे जाके इस दर्पण पे पड़ा, ठीक है। तो ये जो आने वाली किरण है बाबू इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को टकराने के बाद यहाँ पे लौट के फिर दर्पण पे आया, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। फिर जाके यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, प्रतिबिंब बन गया। चलिए अब एक मजेदार टॉपिक पे आते हैं भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और प्रकाश के परावर्तन के
क्या क्या नियम है। अब हमने पढ़ लिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कोई भी किरण आ रहा है आ रहा है आ रहा है फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना, प्रकाश के परावर्तन के, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। अब इतना बड़ा चैप्टर, इतने बड़े टॉपिक और सिर्फ 2 नियम, भाई 2 नियम ही काफी है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अभी आपतन कोण कहाँ पे है, कहाँ पे है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, यहाँ पे होगा भाई साहब, कहाँ पे है, यहाँ पे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब आपतन कोण को हम लोग I से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट, मेन बात यह है कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कभी नहीं बदलते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। ये तुम्हारा कुछ ऐसे वैसे दोस्त की तरह नहीं है जो समय आने पर बदल जाएगा, है ना, ये बिल्कुल पक्की दोस्ती वाला है, ये कभी नहीं बदलता है ना। ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड की तरह भी नहीं है, बिल्कुल ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही समतल में होती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपतन, आपतित किरण, यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण और यहाँ पे देखिए अभिलंब, तीनों कहाँ पे होता है भाई, एक ही समतल में होता है। तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही समतल में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नियम कह देते हैं। पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों ही कहाँ पे होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। वैसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ये जो प्रकाश है भाई, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ स्रोत होना चाहिए ना, तभी तो आएगा प्रकाश। अब प्रकाश स्रोत क्या है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे क्या उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या फिर प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। जैसे इसके सामने तुम देखोगे ये बल्ब है, क्या ये बैकग्राउंड पे ही हमने बल्ब लगा दिया, ये बैकग्राउंड पे जो बल्ब है इससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा, मैं समझे, है ना। अगर मैं इस बल्ब को नहीं लगाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, विद्युत है, लाइन की व्यवस्था है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे लाइन की व्यवस्था नहीं होता तो हमने यहाँ पे क्या लगा देता भाई सब, चिराग या फिर दिया जला देता या फिर मोमबत्ती जला देता, तो ये मोमबत्ती क्या हो जाता है, प्रकाश का स्रोत हो जाता, क्या समझे। अगर हमारे पास वो भी नहीं रहता तो हम सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, इस छत को हटा देते हैं और हटाने के बाद इसमें सूर्य का प्रकाश हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता, ये भी प्रकाश का स्रोत हो जाता है ना। जैसे जो भी चीज से प्रकाश निकलता है या फिर प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सीधी सी बात और मोटा पतला दोनों बात, है ना। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, तारा हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब आते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ। पहली बात ये समझते हैं कि प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब किसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है, सीधी सी बात है, जिससे बल्ब हो गया, वही जो मिसाल दी है पहले, है ना, मिसाल तो कभी बदलेगा नहीं ना, आप कितना मिसाल तुम्हारे लिए ढूंढते फिरेंगे, है ना। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, चिराग हो गया, आपका जुगनू हो गया, आपका तारा हो गया, सब क्या है, प्रदीप्त पदार्थ है। अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है लेकिन प्रकाश की सहायता से हम उसे देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अप्रदीप्त पदार्थ जैसे क्या है, जैसे मैं हो गया, मैं चमकता नहीं हूँ लेकिन प्रकाश की वजह से आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरा कैमरे की सिस्टम उतना अच्छा है तभी मैं आपको साफ साफ देख पा रहा हूँ। अच्छा, ये अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब जैसे देखिएगा कि अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे जैसे काठ हो गया, है ना, काठ हो गया, पत्थर हो गया और दीवार हो गया, ये सब क्या है, अप्रदीप्त पदार्थ है। अप्रदीप्त पदार्थ में प्रकाश के उत्सर्जित नहीं होता है, अप्रदीप्त पदार्थ में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए टॉपिक, अब आते हैं भाई सब किरण, क्या ये किरण। अब किरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं किरण। किरण बहुत सारे लोगों का नाम भी हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों के लड़कों के लिए खास नाम भी हो सकता है, बट ये कि किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के माध्यम से हम लोग जो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश से ही हम लोग किरण पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग किरण पे आते हैं, किरण किसे कहते हैं। ठीक है,
प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। अब प्रकाश किस पथ पर चल रहा है, किस पथ पर चल रहा है प्रकाश। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ से टॉर्च जलाता हूं तो प्रकाश किस पथ पर चलेगा, इसी पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसी पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है उसे किरण कहते हैं। और क्या है, अब आते हैं किरण पुंज। अब अगर एक प्रकाश जा रहा है, क्या क्या बोलूं मैं, कुछ बोल भी नहीं सकता है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, कुछ बोलूंगा तो। किरण पुंज किसे कहते हैं, जब कोई एक किरण जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। लेकिन जब उस किरण के साथ बहुत सारी किरण जा रहा है उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, है ना। बहुत सारी किरण जा रहा है उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक किरण छोड़ दिया और एक किरण छोड़ दिया और एक किरण छोड़ दिया, टोटल 4-5 किरण को एक साथ छोड़ दिए, इसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे किरण पुंज कहते हैं। अब भाई साहब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इसको ऊपर हटाओ, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब देखो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिसमें सभी किरणें आपस में क्या है, समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब समान किरण पुंज किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी किरण ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल आगे चला जाएगा या फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, सब कोई मिनिमम बराबर इसमें चलेगा, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। लेकिन आप लोग समांतर किरण पुंज नहीं है, आप लोग बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मेहनती बच्चा मेरा। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से होकर किरणें फैलने लगती हैं उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें जगह नहीं बन रहा है, चलिए नोट्स में चलते हैं। अच्छा ऊपर चला गया था तुम, भूल ही गए थे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, मैं ऐसा करके कोई किरण लेकर आता हूँ यहाँ पे, ऐसा करके कोई किरण लेकर आता हूँ, तो सारे किरण क्या है, एक बराबर पथ पे चल रहा है। तो सारे किरण जब एक बराबर पथ पे चल रहा है इसे को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे बहुत सारे किरण है, बिल्कुल आते हुए एक बिंदु पर आके मिल गया, एक बिंदु पर आके मिल गया। ये बहुत सारे किरण है वो, क्या है, एक बिंदु पर आके मिल गया, इसे को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं इसे, अभिसारी किरण पुंज। और एक है जो एक बिंदु से होकर फैलता है ना, फैलता है, चारों तरफ फैलते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसको लिख दो दोबारा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। पहली बात समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं बिल्कुल बराबर हो। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जो बिल्कुल चारों तरफ से किरणें आ रहा हो और एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक बिंदु से निकलता हो और चारों तरफ फैल जाए उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आते हैं भाई साहब प्रकाशीय माध्यम। क्या ये, प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, हर चीज का एक माध्यम होता है, हर चीज का क्या होते हैं, एक माध्यम होते हैं। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, किसके कारण पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, किसके कारण पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैमरा है, मैंने रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब में डाल दिया। ये क्या एक माध्यम है ना। उसी तरीके से प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, जिसके द्वारा और जिस पदार्थ के से गुजरने के बाद प्रकाश पहुंचता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, जिस माध्यम पदार्थ से होकर प्रकाश गुजर सकता है उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल। अब जिस माध्यम पदार्थ से होकर प्रकाश गुजरेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे सूर्य है, क्या ये सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश किस में पड़ा, पेड़ पे पड़ा, और इस पेड़ का जो परावर्तन होने के बाद किस में पड़ा, आंख पे पड़ा। तो ये जो प्रकाश जाने का कार्य हो रहा है, प्रकाश जो जाने का कार्य हो रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है। क्या यहाँ पे ट्रेन लगा हुआ है, क्या यहाँ पे जहाज लगा हुआ है जो उड़ के आ गया, नहीं है ना। ये किसके कारण है, वो हवा के कारण है। किसके कारण है, हवा के कारण है। जहाज जाएगा तो टिकट कौन कटाएगा लोग का,
चलिए, इसलिए किसके कारण आया है? हवा के कारण आया है। तो हवा क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पानी पे टॉर्च मार रहा है तो पानी क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कांच पे मार रहा है तो ये भी क्या है? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। बोर्ड पे मार रहा है, ये भी प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। एल्कोहल को मारेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरेगा उसी को क्या कह देंगे? प्रकाशीय माध्यम कह देंगे। ठीक, अरे भाई टेंशन नहीं लेने का। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? अब प्रकाश अगर गमन कर रहा है, प्रकाश जा रहा है, तो जाने के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वो पदार्थ जो बिल्कुल प्रकाश को पार कर दे, एक वो पदार्थ जो बिल्कुल प्रकाश को पूरी तरीके से पार ना करे, यानी थोड़ा थोड़ा पार करे, थोड़ा थोड़ा रोक ले, है ना। एक वो पदार्थ जो बिल्कुल प्रकाश को पार नहीं कर पाए, है ना। तो 3 तरीके से हम लोग प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को बांट सकते हैं। 3 तरीके से। उसका कितने पदार्थ हो सकते हैं? 3 प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ, नंबर 2 परभासी पदार्थ, नंबर 3 अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ये 3 ही प्रकार है इसका। अब आते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं वो जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी ना रुके, बिल्कुल साफ साफ आर पार कर दे, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसके सामने एक कांच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सफेद बिल्कुल सटीक और साफ कांच लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रकाश आया, आने के बाद बिल्कुल पार हो गया, और पार होने के बाद यहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है बिल्कुल इसको साफ साफ दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसमें प्रकाश बिल्कुल आसानी से आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं आभासी पदार्थ। आभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश आशंका पार हो, यानी थोड़ा थोड़ी पार हो, ज्यादा पार ना हो और ज्यादा रोके भी ना, उसे क्या कहते हैं? आभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक कांच लगा हुआ है, बट ये है कि एक इस कांच को थोड़ा सा घिस के रख दिया है, घिसा हुआ कांच है, या फिर इस कांच में थोड़ा सा तेल लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से इस पेड़ को दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है ना। इसी को क्या कहते हैं? आभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आभासी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश को पूरी तरीके से पार ना कर पाए, जैसे प्रकाश कुछ हिस्सा पार हो पाए और कुछ हिस्सा रुक जाए, उसे क्या कहते हैं? आभासी पदार्थ कहते हैं। आते हैं भाई साहब अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जो बिल्कुल कहे कि भाई साहब प्रकाश को बिल्कुल रोक ले कि तुम अलग हो हम अलग है, हम तुमको पार करने ही नहीं देंगे, कैसे पार हो जाओगे तुम, है ना। इस तरीके से उसको जो रोक ले उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, ये क्या भाई सब? दीवार है। अब मेरे सामने क्या खड़ा कर दिया मैंने? दीवार खड़ा कर दिया। यहाँ पे जो प्रकाश की रोशनी इसमें पड़ा है, पड़ने के बाद उस पार में नहीं देख पा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो पदार्थ बिल्कुल प्रकाश जो है ना उस पदार्थ को आर पार ना कर पाए उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका? दीवार हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, और काठ हो जाएगा, कोई इंसान हो जाएगा, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, चलिए चलो भाई साहब, अब आते हैं भाई साहब छाया। क्या है ये? छाया में आते हैं। फुलाया हू लाला छाया। क्या है ये? छाया। अब आते हैं छाया किसे कहते हैं? छाया किसे कहते हैं, है ना। जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसके वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। कितनी मोटी बात और कितनी पतला सा बात बता दिया, और कितनी आसान सा बात बता दिया। खैरुल, छाया किसे कहते हैं? छाया उसे कहते हैं वो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराता है और टकराने के बाद उसको पार नहीं कर पाता है ना, उसको पार नहीं कर पाता है, तो उसकी उस वस्तु के पीछे जो काला करके क्षेत्र बनता है, उसके पीछे कैसा क्षेत्र बनता है? अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। बैठ आराम से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे एक पेड़ में टकराया है। ठीक है, पेड़ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। तो जब ये अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा तो इसके नीचे, जस्ट नीचे, इसके बगल में क्या बनेगा? काला करके क्षेत्र बनेगा। इसी काला क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जैसे बच्चा है, इसके नीचे भी छाया बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब जैसे छाया का डेफिनेशन एक चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस अपारदर्शी पदार्थ से टकराया और टकराने के बाद नीचे जो काला करके क्षेत्र बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसके यहाँ पे क्या बनेगा? छाया बनेगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। काला करके क्षेत्र बनता है, किस में बनता है? सिर्फ अपारदर्शी पदार्थ में बनता है ना। अगर मैं यहाँ पे कांच लगा दूंगा, इसके बगल में यहाँ पे जो है, यहाँ पे छाया नहीं बनेगा। छाया किसमें बनेगा? सिर्फ और सिर्फ अपारदर्शी में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि प्रकाश जब उसको पार नहीं कर पाता है, प्रकाश जब उसमें पार नहीं कर पाता है
तो उसके पीछे में क्या बनता है, बस छाया बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब आते हैं भाई सब दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, है ना, दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, हमारे चैप्टर ही शुरू हुआ था प्रकाश के परिवर्तन में। अब प्रकाश के परिवर्तन किस में होगा, प्रकाश के परिवर्तन जाहिर सी बात है दर्पण में होगा। अब दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के पालन करती है तथा जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण कहलाता है। वह चिकनी और चमकीली सतह जिसके द्वारा प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन पालन करेगा, है कौन पालन करेगा जी, दर्पण करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये प्लेन मिरर है ना, ये लड़की यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे मेरा फोटो होना चाहिए, लड़की का फोटो लगा दी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए जितना दूरी पे ये है उतना दूरी पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब जो घर के समतल मिरर रहता है, समतल दर्पण रहता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है, बट यही कि वो बराबर होता है। ठीक है, अगर इसमें दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ नजर आता है दर्पण में। ठीक है, तो उसे दर्पण कहते हैं जिसमें तुम्हारा परिवर्तन के नियम का पालन हो, है ना, तथा जिसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब आते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के भाई सब 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात दर्पण समतल दर्पण, दूसरा बात अवतल दर्पण, तीसरी बात उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के कुछ विशेषता है उसको पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण के विशेषता होते हैं उसको पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण क्या है, उसकी खासियत क्या है, ये कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, सतह इसकी सीधी होती है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकर के बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, ना ही छोटा बनता है ना ही बड़ा बनता है, बिल्कुल सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। यानी अगर मान लेते हैं कि समतल दर्पण के सामने इतना बड़ा अगर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी इतना बड़ा बनेगा। समतल दर्पण के सामने अगर इतनी डिस्टेंस में, इतना दूरी पर अगर हम कोई वस्तु को रखेंगे तो उसके पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही दूरी पे बनेगा, है ना। दूरी और वस्तु का प्रतिबिंब जो रहता है बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, उदाहरण घर का आयना, घर में जो दर्पण रहता है वो अक्सर समतल दर्पण का ही होता है। ठीक है, अब आते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। अवतल दर्पण जो रहता है, सतह जो रहता है इसके अंदर की ओर मुड़ी हुई रहती है। देखिए इसे अंदर धंसा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। पास की वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। अगर कोई वस्तु इसके पास है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। दूर की वस्तु को उल्टा प्रतिबिंब, दूर की वस्तु को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उदाहरण में बात है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है नाई की दुकान में। आप लोग ने सैलून की दुकान में गए होंगे तो सैलून की दुकान में जो बहुत बड़ा बड़ा दर्पण रहता है ना, उसमें देखेंगे तो उसमें हमारा उसमें जो फेस रहता है बड़ा क्लियर और बड़ा दिखता है और बहुत ही साफ दिखता है। फिर वही फेस आगे जब हम घर पे देखते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सैलून की जो दुकान में जो मिरर रहता है ना वो किस में रहता है, अवतल दर्पण का रहता है ना, ताकि फेस बिल्कुल क्लियर और बड़ा दिखे और देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, इसलिए उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, सतह बाहर की ओर उभरी होती है। उत्तल दर्पण में सतह क्या होती है, बाहर की ओर उभरी होती है। प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। प्रतिबिंब इसका क्या बनता है, छोटा और सीधा बनता है। बड़ा क्षेत्र दिखाता है वाहन का साइड मिरर के रूप में। पहली बात, ये जो उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल, ये जो प्रतिबिंब छोटा बनाता है लेकिन बहुत ही बड़ा साइज दिखाता है। प्रतिबिंब छोटा बनाता है लेकिन बहुत बड़ा साइज दिखाता है। ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, बट एक ही छोटा बनता है। ठीक है, इसको साइड मिरर के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। साइड मिरर हम लोग जो गाड़ी में देखते हैं, गाड़ी के साइड में जो दर्पण रहता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसमें किसका इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े चीज को छोटे करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए बहुत ही बड़ा ट्रक है, ट्रक देखें आप लोग, तो बहुत बड़ा ट्रक जब एक दर्पण में दिखेगा तो बहुत ही बड़ा दिखेगा, है ना। तो उस चीज को छोटा करके दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि छोटा सा साइज है लेकिन इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है, तो पता चलता है कि हाँ यहाँ से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। चलिए कहाँ गया, ऑर्डर। अब आते हैं पाश और परिवर्तन। पाश और परिवर्तन, अब पाश और परिवर्तन क्या है, पाश और परिवर्तन क्या है, पाश और परिवर्तन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा और बहुत बार कोशिश भी क्या होगा कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, जब हम दाएं हाथ उठाते हैं तो बाएं हाथ नजर क्यों आते हैं, है ना। जब हम कंघी करते हैं तो कंघी के अगर इस पार में कुछ ऐसा करके करते हैं तो हमारा हाथ इधर क्यों चला जाता है।
है ना। तो इस तरीके से होता है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व उल्टा हुआ घटना है जिसमें किसी वस्तु के बाएं और दाएं भाग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में उल्टे दिखाई देते हैं। उदाहरण, यदि आप अपने दायां हाथ को उठाते हैं तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बायां हाथ उठाता हुआ दिखाई देता है। पक्षों के इस उलट जाने को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी अगर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और उसमें हम दायां हाथ उठाते हैं तो हमारे प्रतिबिंब में बायां हाथ उठाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पे आप दिख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं राइट हैंड उठाता हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड दिख रहा है, किसके सामने, समतल दर्पण में, है ना। तो इस तरीके से इसी के उल्टाव को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप अगर इस बार ऐसा करके एक तो आर लिखेगा, ये क्या आर है, दर्पण में कैसे दिखेगा, दर्पण में आर को इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल उल्टा दिखेगा, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक। ये दिखा भी रहा है कि कितना दूरी में है, ये आपका दायां हाथ है, ये आपका बायां हाथ है, ठीक है। इस तरीके से उठा रहा है। आप लोगों ने घर पे करेंगे और इसको जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना है। अगर दर्पण के सामने तुम दायां हाथ उठा रहे हो और वही दायां हाथ उठ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो दर्पण के अंदर भूत घुस गया है, या फिर तुम्हारे थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाओ, तांत्रिक वांत्रिक बुलाओ, है ना, और सबको बुलाओ और ठीक कराओ। मेन बात हम ये बता रहे हैं कि दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होगा ही, है ना। दर्पण में प्रतिबिंब जो रहता है उल्टा ही बनता है। इसमें अगर तुम दाएं तरफ देखोगे तो इसमें बाएं तरफ नजर आएगा, ठीक है। आते हैं अभी गोलीय दर्पण, क्या भाई सभी, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा परावर्तक सतह जिसका खोखले गोले का भाग हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा करके गोलीय दर्पण रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण अगर हम इसके बाहरी तरफ कर देते हैं, बाहरी तरफ इसका क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। अगर हम इसके बाहरी तरफ पेंट कर देते हैं, इसमें कौन सा दर्पण बनेगा, अगर हम इसको आधा करके तोड़ देते हैं तो इसको आधा करके अगर हम इस तरह बाहर निकाल लेते हैं और इस आधा को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ है ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। इधर बाहर की तरफ पेंट किया है, उल्टा मत कर देना, ठीक है, ये बाहर की तरफ पेंट है, ठीक है। फिर अगर हम इसी चीज को मिटाने के बाद हमें और एक तो गोले दर्पण लेके आते हैं जो ऐसा करके बनाते हैं, बीच में खोखला गोला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर में पेंट करते हैं, इसके अंदर में क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जब इसके अंदर में पेंट करेंगे तो ये कौन सा दर्पण में बदल जाएगा, अगर इसको हम आधा करके तोड़ते हैं तो कैसे में बदल जाएगा, पहली बात तो इधर वाला लाइन इस तरफ से बन जाएगा, इधर वाला लाइन इस तरफ से बनेगा। लेकिन उसमें क्या था कि बाहर की तरफ पेंट किए थे, इसमें क्या है कि अंदर की तरफ पेंट कर रहे हैं। जब इसके अंदर की तरफ पेंट होगा बाबू तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, उभरा हुआ नजर आएगा, बाहर की तरफ क्या होगा, उभरा हुआ नजर आएगा। जब ये बाहर की तरफ उभरा हुआ नजर आएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण कहते हैं। नहीं समझे, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का है ना। उसको जब हम लोग तोड़ते हैं या फिर उसको जब ऐसे निकालते हैं तो उसमें से अवतल दर्पण निकलता है और उत्तल दर्पण निकलता है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो भाई सब, धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन ये आता किससे है, गोलीय दर्पण से ही आता है। किससे आता है, गोलीय दर्पण से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समतल दर्पण, एक एक करके टॉपिक को समझेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण कहते हैं किसको है। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह सीधी और समतल होती है तथा यह प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार प्रतिबिंब बनाता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण सीधी और क्या होती है, समतल होती है, सीधा और बिल्कुल बराबर होता है, ना ही उभरा हुआ रहेगा ना ही ये धंसा हुआ रहेगा, है ना। और ये परिवर्तन के नियम के पालन करते हुए प्रतिबिंब बनाता है, इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब इसकी विशेषता समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या खास बात है। समतल दर्पण जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं कुछ तो फायदा होगा, उसमें क्या क्या खासियत है। प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, बिल्कुल सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आकार वस्तु के बराबर होते हैं, उसका जो आकार रहता है, प्रतिबिंब का जो आकार रहता है ये कैसा रहता है, वस्तु के बराबर होते हैं। दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। अगर हम दर्पण के 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितने मीटर दूरी पर बनेगा, 1 मीटर दूरी पर बनेगा। पार्श्व परिवर्तन दायां बायां बदल जाता है, इसमें भी पार्श्व परिवर्तन होता है। अगर हम उस दर्पण के सामने में दाएं हाथ उठाते हैं इसमें बाएं हाथ नजर आएगा, इसमें क्या होगा, पार्श्व परिवर्तन होगा, ठीक है। अब आते हैं उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं, चेहरा देखने में,
समतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? चेहरा देखने के लिए होता है, नाई के दुकानों में होता है, घरों की सजावट के लिए होता है, प्रकाश बढ़ाने के लिए होता है और विज्ञान प्रयोग में होता है। समतल दर्पण का उपयोग विज्ञान प्रयोग में भी होता है, समतल दर्पण का उपयोग नाई के दुकानों में भी होता है ना। दर्पण, समतल दर्पण का एक चित्र लिखा है, बड़ी मुश्किल से लिखा है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है, जितना दूरी पे ये खड़ा है उतना दूरी पे इसका क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। जितना ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसके ऊपर देखेगा यहाँ तक है, यहाँ पे लेकर यहाँ तक इसके ऊपर रहेगा, यानी जितना दूरी जितना बड़ा उतना बड़ा इसमें देखेगा, जितना दूरी वहां पे है उतना दूरी यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। बस यही इसकी विशेषता है। ये मैं हूँ, बड़ा कर दिया है। अब आते हैं अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब माना जाता है ना बाबू, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? एक जगह पे आके जमा हो जाता है। और हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें आके एक बिंदु पे आके जमा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं इसकी विशेषता क्या है। अवतल दर्पण की विशेषता यह है, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु फोकस पर एकत्र करता है। हल्ला बंद करो, बस खत्म हो गया, 2 मिनट हो गए। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु फोकस पर क्या करता है? एकत्र करता है, यानी सारे प्रकाश की किरणों को सिर्फ एक ही बिंदु पर लाके जमा कर देता है। ठीक है, फोकस वास्तविक और रियल होता है। फोकस क्या होता है इसका? वास्तविक होता है। वस्तु की स्थिति अनुसार छवि वास्तविक या आभासी दोनों बना सकता है। वस्तु की स्थिति के अनुसार यह आभासी भी बना सकता है और क्या बना सकता है? वास्तविक बना सकता है। पास रखने पर छवि सीधी और बड़ी दिखाई देती है, दूर रखने पर छवि उल्टी और छोटी बनती है। प्रकाश को एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें प्रकाश को एकत्र करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश को एक जगह पे करने की क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, पास रखने पर बड़ा बनता है। पास रखने पर क्या बनता है? बड़ा बनता है। लाइटिंग कम हो गया क्या? अब इसका उपयोग कहाँ का होता है? शेविंग मिरर, मेकअप में होता है, दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट द्वारा उपयोग होता है, टॉर्च और सर्चलाइट में होता है। टॉर्च और सर्चलाइट में होता है, वाहन के हेडलाइट रिफ्लेक्टर में होता है। वाहन आप लोग देखे होंगे, आगे का जो उसका लाइट रहता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आगे का लाइट, जैसे मोटरसाइकिल के आगे का लाइट में ऐसा करके रहता है, उसके बाहर में ऐसा करके कांच रहता है। इस कांच को दर्पण मत मान लेना, इस कांच को दर्पण नहीं मान लेना, है ना। इसके अंदर में जो बल्ब लगा रहता है ना, वो इसके अंदर में जो बल्ब लगा रहता है, और ये वाला जो चिकनी सतह है, ये वाला जो चिकनी सतह है, इसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आगे में जो कांच लगा वो दर्पण नहीं है ना। तो इसके अंदर में देखोगे ऐसा करके धसा हुआ रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वाहनों के साइड मिरर, हेडलाइट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर में, है ना, खगोल दूरबीन में, खगोल दूरबीन में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण। क्या है ये? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उभरी हुई हो। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो भाई सब? चलो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण जो रहता है इसका परावर्तक सतह कैसा होता है भाई? उभरा हुआ होता है। यानी अगर देखिएगा इसका बाहर वाली तरफ क्या होता है? उभरा हुआ रहता है ना। इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए चला जाएंगे भाई, चला जाएंगे, जल्दी चला जाएंगे, है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहलाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें प्रकाश फैलता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश फैलता है, है ना। इसकी विशेषता क्या क्या है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसकी विशेषता क्या क्या है भाई साहब? ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। फोकस आभासी होता है, केवल आभासी और छोटी छवि बनाता है। केवल आभासी बनाता है और छोटी छवि बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण बनाता है। अब इसका उपयोग क्या क्या है? वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, सुरक्षा दर्पण में होता है, रोड के मोड़ पर लगा दर्पण में होता है, दुकानों एवं पार्किंग क्षेत्र में लगे होते हैं। वाहन के साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है ना। वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सुरक्षा दर्पण, रोड के मोड़ पर लगा दर्पण भी होता है, दुकान एवं पार्किंग क्षेत्र में लगे दर्पण में इस्तेमाल किसमें होता है? ये उत्तल दर्पण का होता है। प्रकाश को एकत्र करता है। आप लोगों ने देखा होंगे शायद, इसमें मैं रखा हूं भी हूं ये नहीं, है ना। देखते हैं,
ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है एम्बुलेंस है, ठीक है। एम्बुलेंस में जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या सीधा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो रहता है ना, वो उत्तल दर्पण जो रहता है ये प्रतिबिंब छोटा बनाता है और ये उल्टा बनाता है। जब उत्तल दर्पण में इसके उल्टी प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें क्या नजर आएगा, सीधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस के आगे में क्या लगा हुआ रहता है, उल्टा करके लिखा हुआ रहता है, ताकि सामने वाले को जो दिखे, सामने के कार भी सामने के गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में दिखे तो उसको जल्दी से समझ में आ जाए कि एम्बुलेंस आ रहा है। और वैसे भी भाई साहब एम्बुलेंस तो जरूर में रहता ही, एम्बुलेंस बड़ा अर्जेंट में रहता है तो उसको रास्ता दे देना चाहिए, इसलिए एम्बुलेंस के सामने उल्टा करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आए? चलिए अब आते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अब आते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण में अंतर। दोनों ही कॉमन है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होते हैं, आभासी होते हैं। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक कहा जाता है। ये इसका अंतर है। मोटा मोटा बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंट है, अंतर है। ठीक है, चलिए गुड बाय। तो आज के टॉपिक बस यहीं तक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो हमने टॉपिक क्लियर किया है ये सिर्फ आपका बेसिक था, आपके किताब के अकॉर्डिंग था, लेकिन इसमें और भी कुछ टॉपिक है जो छूटा हुआ है। जैसे जहां तक मुझे मालूम है एक दर्पण सूत्र है, वो क्या है, दर्पण सूत्र, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसी को अगर हम सिद्ध करने अभी लग जाए तो इसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा या फिर कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दर्पण में सिद्ध करना पड़ेगा। अवतल दर्पण में भी सिद्ध करके बताना पड़ेगा और उत्तल दर्पण में भी बताना पड़ेगा। दूसरा है लेंस सूत्र। क्या है, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है फोकस और त्रिज्या के बीच संबंध। त्रिज्या के बीच संबंध, फोकस और त्रिज्या के बीच संबंध f बराबर r/2, f बराबर r/2, इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तीसरा है आवर्धन सूत्र। चौथा आवर्धन सूत्र, यह है m बराबर h डेज बट्टा में h, यानी वस्तु की ऊंचाई बट्टे में प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको भी सिद्ध करके बताएंगे। तो कुल मिलाकर 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपका एक या 1.5 घंटे का हो जाएगा, है ना। तो इसको एक वीडियो में अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी टॉपर बन जाए, है ना। सिर्फ आप अकेले बन के अच्छा बात नहीं है, दूसरों को भी भला करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।